खलीज फ़ारस में एक नई जंग की तैयारी हो रही है और नई जंग का मैदान सज गया है और इसमें फ्रांस और बरतानिया जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि वो यहाँ पर आएंगे और ईरान से टकरा सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि फ्रांस का एक तजारती जहाज़ है, सेंट एंटोनियो उसका नाम है। ये दुबई से रवाना हुआ था, खलीज फ़ारस की तरफ के पानियों से गुजर के आ रहा था अपना हुर्मुज़ की तरफ, और वहाँ उसको निशाना बनाया गया है। एक क्रूज़ मिसाइल बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उसको आके लगा है, जिससे उस पे वो तबाह हो गया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आग लग गई, उसमें धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है दूर से। और बहुत से उसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और उनको किसी तरह से उनको अप्रोच किया जा रहा है कि किसी तरह से उनको बचाया जा सके और उनको वहाँ से निकाला जा सके। ईरान ने गो कि अभी तक ये नहीं कहा है कि उसने ये कार्रवाई की है और उसने जाके इस जहाज़ को निशाना बनाया है, लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जहाज़ दुबई की तरफ से आ रहा था, अपना हुर्मुज़ की तरफ अप्रोच कर रहा था और ईरान की इजाज़त के बग़ैर आगे आ रहा था। और यकीनी तौर पे इसने टोल अदा नहीं किया होगा ईरान को, जो ईरान ने अब बाकायदा तौर पे एक अथॉरिटी के ज़रिए नाफिज़ कर दिया है। तो उस टोल की अदम अदायगी की वजह से इसको निशाना बनाया गया और ये शायद इस ज़ोन में आगे आया है कि अमेरिका यहाँ पे मौजूद है। अमेरिका ने कहा है कि आगे आ जाओ, अमेरिका ने कहा है यहाँ से गुजर जाओ, और अमेरिका की इजाज़त से ही शायद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा जा सकता है। और अमेरिका के दिए हुए एतमाद की वजह से ये आगे आया आबनाए हुर्मुज़ की तरफ, लेकिन निशाना बन गया। इस वक्त आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, धुआं ही धुआं है हर तरफ, और इस वक्त उसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो ज़ख्मी हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा है कि अब अगर किसी को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है, पहले भी उसने कहा था लेकिन अब उसने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि हमने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना दी है। और ये अथॉरिटी बनाने का मकसद ये है कि हमने अपना एक निज़ाम यहाँ पे राइज कर दिया है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, जो तिजारती ऑर्डर होगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर होगा, वो हमारा होगा। और यहाँ से गुजरने के लिए अब हर जहाज़ को हमारी इजाज़त लेनी होगी, हमें टोल अदा करना पड़ेगा, हमें ईमेल करनी पड़ेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब को आप ईमेल करेंगे, ईमेल करने वाली शिपिंग कंपनी को अपना डाटा देना पड़ेगा, क्रू मेंबर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, कार्गो की डिटेल्स देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कहाँ किस मिल्कियत का, ये किस मुल्क की मिल्कियत का जहाज़ है, कहाँ से चला है, मंजिल क्या है, कहाँ इसको जाना है, सामान किसके लिए लेके जा रहा है, और उस सामान की नौइयत क्या है, किस तरह का उसमें सामान है। ये सारी तफसील देने के बाद ये जो शिपिंग कंपनी है उसको ईमेल के ज़रिए तेहरान से एक इजाज़तनामा मौसूल होगा, और वो इजाज़तनामा जब ईरानी पासदारान इनकलाब और नेवी के साथ शेयर किया जाएगा तो वो जहाज़ वहाँ से गुजर सकेगा। हिफाजती हिसार में ईरानी पासदारान इनकलाब की वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेगा, ईरानी जो साहिल हैं उसके करीब करीब उसको रखा जाएगा, एक पूरा पाथवे बताया जाएगा कि इस पैसेज से आप गुजरें, इस रास्ते से आप गुजरें, और एग्जैक्टली इन कोऑर्डिनेट से गुजरेंगे तो वहाँ पे आपको कोई बारूदी सुरंग नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आपको कोई ख़तरा है या वो जंगी माहौल है। तो इस वॉर जोन के अंदर ईरान ने अपनी हुक्मरानी साबित कर दी है कि इस वॉर जोन में जबकि अमेरिका के 15,000 फ़ौजी वहाँ पे खड़े हुए हैं, तैनात हैं, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स आए हुए हैं, अमरीकी बहरी बेड़ा सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और एक मजबूत नाकाबंदी वहाँ पे मौजूद है अमेरिका की। लेकिन वो मजबूत नाकाबंदी के परखचे हर रोज़ हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, हर रोज़ वो नाका पाश होता दिखाई देता है, और वहाँ से ईरान के तिजारती जहाज़ अमेरिका की नाक के नीचे, अमेरिका की नज़रों के सामने, उसकी नेवी के सामने से गुजर के आते हैं और कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर पाता। एक आध जहाज़ को उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी ज़ोरदार किस्म के हॉर्न बजाता हुआ वहाँ से गुजर गया, और उसके पीछे उनकी जो स्पीड बोट्स थी वो हिसार में थी ईरान के। तो ईरान की बहरिया ने मुकम्मल तौर पे अपने हिफाजती हिसार में कई एक जहाज़ जब पार कराए हैं तो अमेरिका को समझ में आ गया है कि अब आबनाए हुर्मुज़ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, और वो छेड़छाड़ करने के काबिल भी नहीं है। मजबूत गिरफ्त पर्शियन गल्फ़ में इस साइड पे खलीज फ़ारस और उस साइड पे खलीज ओमान की तरफ, और दरमियान में आबनाए हुर्मुज़ के दरमियान जो 33 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत ही बड़ा तिजारती रास्ता है, वहाँ पे ईरान ने अपना कंट्रोल वाज़ेह तौर पे साबित कर दिया है, अपनी गिरफ्त मजबूत दिखा दी है, और बता दिया है कि यहाँ पर जो अगर किसी का राज चलता है तो वो ईरान है। अब ईरान को से बात किए बगैर कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। एक फ्रांसीसी जहाज़ ने अभी कोशिश की थोड़ी देर पहले, तो अंदाज़ा हुआ कि किस तरह उस पे आके एक मिसाइल लगा, क्योंकि ईरान ने अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया कि ये हमला ईरान ने किया है, लेकिन क्रूज़ मिसाइल दागे जाने का बहुत से लोग यही मतलब ले रहे हैं कि ईरान ने इसलिए हमला किया है क्योंकि उनकी इजाज़त के बग़ैर ये शिप यहाँ से गुज़र रहा था और आबनाए हुर्मुज़ की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो अमरीकी बहरिया इस वक्त नाकाम हो चुकी है, अमरीकी बहरिया का नाका पाश हो चुका है। ईरान ने अपनी गिरफ्त, अपनी
जो ताकत है वो दिखा दी है आबनाए हुर्मुज़ पर, और ये भी दिखा दिया है कि वो किस तरह टोल लेगा। 20 लाख डॉलर वो टोल वसूल करेगा एक तिजारती जहाज़ से, और वो टोल वसूल करने के बाद, ईरानी करेंसी में वसूल करने के बाद, और सिर्फ 200 ममालिक से वसूल करने के बाद वो जमा कराएगा अपने कौमी ख़जाने में, और ईरानी करेंसी इस तरह मजबूत होगी। जब ईरानी करेंसी मजबूत होगी तो ईरान में जो एक दहाइयों पुराना मसला है कि वो वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो महंगाई भी अब कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका जो रियाल है, ईरानी करेंसी है, वो ताकतवर होना शुरू होगी और उससे महंगाई में कमी आएगी। इसी के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि कौमी ख़जाना भरना शुरू हो गया ईरान का, तो एस्टिमेट किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, तखमीने लगाए जाते हैं कि ये सालाना कितनी रकम बनेगी अंदाज़न, क्योंकि ईरान जो टोल की मद में ले रहा है, ये अंदाज़न कितनी रकम होगी, तो अंदाज़ा होता है कि ये तकरीबन 80 अरब डॉलर सालाना बनेगी। और 80 अरब डॉलर ईरान के पास तेल की एक्सपोर्ट के अलावा अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा है। कई दिहाइयों की जो उसकी कमज़ोरी थी मुआशी सैंक्शंस की वजह से, पाबंदियों की वजह से, वो टूट गई है, वो अब ख़त्म होने जा रही है, और ईरान एक मजबूत अस्करी क़ुव्वत के तौर पे तो उभर के सामने आया ही है पिछले कुछ अरसे के दौरान, लेकिन अब वो मजबूत मुआशी ताकत के तौर पे भी उभर के सामने आएगा और आ रहा है। और आने वाले दिनों में अंदाज़ा ये होता है कि वो एक मजबूत मुआशी क़ुव्वत बन के उभरेगा, और दुनिया को ये बताएगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब किसी को गुजरना है, एक ऐसे तिजारती रास्ते से जहाँ से दुनिया का 20% तेल रोज़ाना गुजरता है, और तकरीबन 2 करोड़ बैरल रोज़ाना तेल की तिजारत वहाँ से होती है, अगर वहाँ से किसी को गुजरना है तो हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, ईरान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये प्लान बनाया जा रहा है फ्रांस की जानिब से और बरतानिया की जानिब से कि वो अपने कुछ वॉरशिप्स को वहाँ भेजे, रेड सी से गुजारे, खलीज अदन की तरफ गुजारे, और उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाएँ, और वो जाके वहाँ पर हिफाजत करें और देखें कि किस तरह उनके एक जहाज़ को निशाना बनाया गया, और उनके मज़ीद तिजारती जहाज़ यहाँ से गुज़र सकेंगे या नहीं, और अगर नहीं गुज़र सकेंगे तो वो उनको हिफाजती इक़दामात किसी तरह उनके लिए करें और उनको वहाँ से गुज़ारने की कोशिश करें। लेकिन ये वाज़ेह तौर पे ये चीज़ सामने आ चुकी है कि अब अमरीकी नाकाबंदी, जो 15,000 फ़ौजी वहाँ पे ऑलरेडी तैनात हैं, उनके पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स खड़े हुए हैं वहाँ पे, जब वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये यहाँ पर आकर एक नई जंग किस तरह छेड़ सकता है फ्रांस या बरतानिया, और एक पराई जंग में कैसे कूद सकता है जब वो देख रहा है कि वाज़ेह तौर पे इसराइल और अमेरिका यहाँ पर आने के बाद नाकाम हो चुके हैं। तो अब उसके पास कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जिसके ज़रिए वो यहाँ पर आएगा और किसी तरह अपने जहाज़ों को बचा सकेगा। तो ये मुकम्मल तौर पर नामुमकिन नज़र आ रहा है। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है, उसकी बारूदी सुरंगें हर तरफ बिछी हुई हैं, और बताया जा रहा है कि अगर इन बारूदी सुरंगों को समेटना भी शुरू किया जाए तब भी 6 माह से ज़्यादा लग जाएंगे, और ईरान को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपनी बारूदी सुरंगों को किसी तरह से भी समेट सके, और उसको ये किसी तरह से ये भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उसकी बारूदी सुरंगों को उड़ाया जा सके या समेटा जा सके या उन्हें नाकारा किसी तरह से बनाया जा सके। ये अमेरिका कोशिशें करके देख चुका है, उसने कई कोशिशें की हैं, लेकिन उन कोशिशों में एक तो कामयाबी नहीं हुई, और दूसरी अहम बात ये कि वो खलीज फ़ारस में भी कॉन्फिडेंटली बहुत आगे नहीं आ सका। 500 किलोमीटर से बहुत दूर है, इस रेडियस के अंदर वो नहीं आता ईरान के, और उसको पता है कि जैसे ही मैं जाऊँगा वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ पे एक मौत का जाल है, उसकी फ़िज़ाओं से तैयारे गायब हो जाते हैं, और जो जहाज़ वहाँ जाता है वो तबाह हो जाता है। ईरान ने एक मौसर निगरानी और मौसर अटैक का एक निज़ाम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सरगर्म किया हुआ है, जो वहाँ करीब आता है तबाह हो जाता है, और किसी में हिम्मत नहीं है। इस वक्त अमेरिका की मुकम्मल नेवी वहाँ पे खड़ी हुई है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है, लेकिन किसी एक जहाज़ को भी वो सही से पार नहीं करा पाए। एक आध जहाज़ के बारे में उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पार कराया है, लेकिन असल में जो तिजारती जहाज़ अमेरिका की के एतमाद उसकी शय पे समझते थे कि वो वहाँ करीब आ जाएंगे आबनाए हुर्मुज़ के और वो उनको पार करा देगा, अब तक एक जहाज़ भी अमेरिका पार नहीं करा सका। उनमें से 2000 वेसल्स, 20,000 क्रू इस वक्त खलीज ओमान की तरफ और बहीरा अरब में खड़ा हुआ है, सिर्फ़ एक इंतज़ार में कि शायद सीज़ फायर हो जाए, मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए, और ईरान इजाज़त दे तो वो ईरान की इजाज़त से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रें। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर फ्रांस ही समझता है कि वो आके कुछ कर सकेगा, कोई एडवेंचर कर सकेगा, तो वो मिस एडवेंचर होगा। बरतानिया ये समझता है कि वो बज़ोर ताकत आके आबनाए हुर्मुज़ पे कोई अपना कंट्रोल कायम कर लेगा या अपने जहाज़ों को वहाँ से निकाल लेगा, तो ये भी उसकी भूल है, क्योंकि यहाँ वाज़े तौर पर एक ऐसा निज़ाम बिछा हुआ है, जो एक ऐसा वॉरफेयर बिछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है इसमें,
اور اس کے اندر GPS جیمنگ بھی ہے، اسپوفنگ بھی ہے، AIS سسٹم بھی ہیں، ہر طرح کی یہاں پہ جدید ترین نظام بچھایا ہوا ہے ایران نے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اب آبنائے ہرمز کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ امریکی ناکہ بندی مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ فرانس اور برطانیہ بھی اگر یہاں پر مل کر بھی آتے ہیں، ہاتھ ملا کر بھی یہاں آتے ہیں، تو یہ ان کا مس ایڈونچر ہوگا اور ایک ناقابل تلافی نقصان سے یہ دونوں ممالک دو چار ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔